आहान आदित्य की बातों को इग्नोर करते हुए बात को संभालते हुए बोला, इसका कहने का मतलब है कि काली मूंछ और सफेद बालों में आप हैंडसम नौजवान लग रहे हैं। आप तो हटेकटे गबरू लग रहे हैं। आहान फिर दांत पीसते हुए आदित्य की तरफ देखता है और कहता है, ये बच्चा है, ऐसे ही कुछ भी बोल देता है। प्लीज, आप माइंड मत करना। विकराल फिर उन दोनों की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखते हुए बोले, जी वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग हैं कौन? तभी आदित्य जल्दी से विकराल के पैर छूते हुए बोला, नमस्ते अंकल। फिर आहान भी आदित्य को देखकर फॉलो करते हुए विकराल के पैर छूते हुए कहता है, नमस्ते अंकल। विकराल अजीब नजरों से उन दोनों की तरफ देखते हैं। आदित्य फिर से पैर छूते हुए कहता है, सत श्री अकाल अंकल। आहान भी आदित्य को फॉलो करते हुए फिर से विकराल के पैर छूते हुए कहता है, सत श्री अकाल अंकल। आदित्य ने फिर से पैर छूते हुए कहा, पैरी पौना अंकल। आहान अजीब नजरों से आदित्य को देखते हुए फिर से विकराल के पैर छूते हुए कहा, पैरी पौना अंकल। उनके पीछे जो बॉडीगार्ड्स थे वो सब अपने सर पर हाथ मार देते हैं। एक बॉडीगार्ड अपने सर पर हाथ रखकर मन में बोला, ये दोनों जोकर तो रिश्ता जोड़ने से पहले तोड़ देंगे। पता नहीं बॉस ने क्या सोचकर इन दो कार्टून्स को यहाँ भेज दिया। विकराल अजीब नजरों से उन दोनों को घूरते हुए बोला, जीते रहो, जीते रहो। तुम दोनों देखने में तो इतनी तहजीब वाले नहीं लगते, लेकिन बड़ों का सम्मान करना जानते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए आहान के कान में बोला, भाई देखा आपने, इसे कहते हैं तहजीब। संसार जो मेरे अंदर ठूस ठूस कर भरा हुआ है। आहान दांत पीसते हुए बोला, तेरी तहजीब की ऐसी की तैसी। उसे संसार नहीं संस्कार कहते हैं, बंदर कहीं का। तभी विकराल बोले, लेकिन तुम दोनों हो कौन? मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं हूँ। आदित्य जल्दी से आहान के आगे आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जी हम इंसान ही हैं। मैं आदित्य और ये मेरे पीछे खड़ा हैंडसम लड़का मेरा भाई आहान। विकराल थोड़ा गुस्से में बोले, जी हम भी देख रहे हैं कि तुम दोनों इंसान ही हो, लेकिन यहाँ क्यों पधारे हो? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, जी हम यहाँ से गुजर रहे थे, दिल किया तो आ गए। विकराल को अब तक गुस्सा आने लगा था, वो थोड़े गुस्से में बोले, जी तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि यही पास की गली से स्पेशली मुझसे मिलने चले आए हो। आदित्य बोला, जी हम स्पेशली आपसे ही मिलने आए हैं। हम आपके लिए शादी का रिश्ता लिए आए हैं। विकराल खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, जी क्या ये हमारी शादी करने का कोई उम्र है? आहान को जब लगता है कि बात हाथों से फिसलती जा रही है, वो आदित्य को धक्का दे देता है और विकराल जी के सामने आकर बोलता, एक्चुअली सर हम आपसे एक जरूरी बात करने के लिए यहाँ आए हैं, और वो जरूरी बात हमारे बड़े भाई ही आपसे करेंगे। विकराल थोड़े गुस्से में बोला, और कहा है तुम्हारा ये बड़ा भाई? विकराल की इस बात को सुनकर सारे बॉडीगार्ड्स रास्ते से हट जाते हैं और बीचों बीच रास्ता बना लेते हैं, जो रास्ता सीधा जाकर यतीक्ष से मिल रहा था। यतीक्ष अपनी मर्सिडीज पर एक पैर बैंड करके टिक कर खड़ा था और उसके एक हाथ पैंट की पॉकेट के अंदर थे और दूसरे हाथ पे वो अपने मोबाइल को घुमा रहा था। मैरून कलर की शर्ट और वाइट कलर की पेंट के साथ फॉर्मल शूज में वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसकी नीली आंखों पर इस वक्त सनग्लासेस लगे थे। वो आगे की तरफ विकराल को देखकर लंबे लंबे कदमों के साथ उनके पास चला जाता है और उनके सामने रौब से खड़ा होकर अपनी गर्दन टेढ़ा करके उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। तब विकराल जी बोले, जी आपको हमसे क्या काम था? तभी आहान आकर यतीक्ष के कान में धीरे से बोला, भाई मॉम बता रही थी, जब भी पहली बार कोई अपने ससुराल जाता है ना तो उसे अपने ससुर जी और सासू माँ के पैर छूने चाहिए। यतीक्ष घूर कर आहान को तिरछी नजरों से देखता है और अपने माथे पर 2 उंगली रब करके कोल्ड वॉइस में बोला, आज तक मैंने माँ के सिवाय किसी और के पैर नहीं छुए, आज मैं इसके पैर छूऊंगा? नो ड्यूड, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। आहान ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कुछ सोचते हुए कहा, भाई मेरे पास इस समस्या का सॉलिड सॉल्यूशन है। आहान फिर आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलता है
और दोनों भाई जाकर विकराल की दोनों टांगे पकड़कर ऊपर उठा देते हैं। विकराल की तो जान ही गले में आ गई थी। आहान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा ब्रो। यतीक्ष अपने चेहरे पर एविल स्माइल लिए पीछे से गन निकालता है और गन को पकड़ते हुए विकराल के पैर छूने लगता है। इधर विकराल को लगता है कि यतीक्ष उस पर गोली चलाने वाला है। विकराल गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मेरी मरने की यह कोई उम्र है क्या? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आपके पिता की उम्र का हूँ। अपने पिता को तो याद करके, मेरी उम्र का लिहाज करके मुझे छोड़ दीजिए। आहान और आदित्य का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वे दोनों डरते हुए यतीक्ष की तरफ देखने लगते हैं। यतीक्ष का चेहरा अब काला हो गया है और एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड है। यतीक्ष जैसे ही विकराल के पैर पर गन पॉइंट करके गोली चलाता है, आहान जल्दी से विकराल को छोड़कर यतीक्ष के हाथ से बंदूक छुड़ा लेता है और बोलता है, भाई, हम सिर्फ यहाँ भाभी को देखने आए हैं। हम यहाँ ऐसी गुंडागर्दी नहीं कर सकते। यतीक्ष गुस्से से एक नज़र विकराल पर डालता है और अपनी गर्दन को बाएं दाएं करके अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर खड़ा हो जाता है, जैसे अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। इधर विकराल आधी टेढ़ी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी एक टांग को आदित्य ने पकड़ रखा था। आहान जैसे ही विकराल की हालत देखता है, उसकी हंसी छूट जाती है। आहान ठहाका मार मार कर हंसते हुए बोला, छोटू, तू उनकी टांग को पकड़कर क्यों खड़ा है? आदित्य ने मासूमियत से कहा, भाई, आपने तो इन्हें छोड़ दिया। अगर मैं भी इनकी टांग को छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएंगे ना। आहान जोर जोर से हंसते हुए बोला, तो तुझे क्या लगा? ये इस वक्त अपने पैरों पर खड़े हैं। ये तो पहले से ही गिरे हुए हैं। विकराल फर्श पर आधे टेढ़े पड़े हुए अपनी कमर को सहलाते हुए घूरकर आहान की तरफ देखने लगते हैं। तो आहान जल्दी से उनके पास जाकर उनकी उठने में मदद करते हुए कहता है, आदि, इनकी टांग छोड़ और हाथ पकड़ उनको उठने में मदद करते हैं। ये सुनते ही आदित्य ने धड़ाम से विकराल के पैर को छोड़ देता है, जिससे विकराल का पैर जोर से सीधा फर्श पर लगता है। विकराल अपने दोनों पैरों को सहलाते हुए दांत पीसकर बोला, आज तुम दोनों मेरी टांग तोड़ने के इरादे से यहाँ आए हो क्या? हाय राम, इन दोनों ने तो मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। आहान और आदित्य की मदद से विकराल खड़े हो जाते हैं और यतीक्ष को देखते हुए बोले, एक टांग छोड़ देता है तो दूसरा टांग तोड़ देता है और तीसरा तो बात बात पर गन पॉइंट कर रहा है। तुम तीनों को हमसे क्या काम है? जल्दी से बताओ और यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। यतीक्ष का हाथ फिर से गन की तरफ जाने लगता है तो आहान जल्दी से यतीक्ष का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? मैटर ही कुछ ऐसा सीरियस है जो ऐसे खड़े खड़े बात नहीं हो सकता। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और थोड़ा चाय पानी भी हो जाए और इस मौसम में थोड़े से पकौड़े भी हो जाए तो भी चलेगा। हम एडजस्ट कर लेंगे। आहान घूरकर आदित्य को देखता है, जिससे आदित्य छोटू सा मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। इधर यतीक्ष अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहा था, खुद ही जान रहा था। वो दांत पीसते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अगर मेरी प्रिंसेस यहाँ नहीं रह रही होती ना, तो कब का इस बूढ़े का मीटिंग इसके परदादा के दादा की दादी के साथ फिक्स करवा चुका होता। यतीक्ष ये बात बहुत धीरे से बोला था। विकराल घूरकर सबको एक बार देखता है और हाँ में गर्दन हिला देता है। सभी घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में सब हॉल में काउच पर बैठे हुए थे और सारे बॉडीगार्ड चारों तरफ खड़े थे। यतीक्ष अपना मोबाइल, शेड्स और गन निकालकर टेबल पर रख देता है, जिससे बंदूक की नोक विकराल की तरफ हो जाती है, जिसे देखकर विकराल अपना सलाइवा गटकने लगता है और यतीक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है, जैसे वह ये सब जानबूझकर कर रहा हो। विकराल जी कांपते हुए गन की तरफ देखते हुए बोले, जी, आप बता सकते हैं कि आपको हमसे क्या चाहिए? यतीक्ष शान से अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, छोटू, रिश्ते की बात खुद नहीं करनी चाहिए। ये खराब शिष्टाचार है। अपने भाई का रिश्ता तू खुद पक्का कर ले। आहान यतीक्ष को देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है।
फिर विकराल की तरफ देखते हुए अपनी गन को हैंकी से साफ करते हुए कहता है, अक्सर रिश्ते की बातें बड़े लोग करते हैं, मैरिज प्रपोजल एल्डर्स ही लेकर आते हैं, लेकिन आज अपने बड़े भाई का रिश्ता उसका छोटा भाई लेकर आया है। विकराल कन्फ्यूजन से आहान को देखते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। आहान गन को टेबल पर रख देता है और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर सीरियस टोन में कहता है, सीधी सी बात है, हमारे बड़े भाई को आपकी बेटी पसंद आ गई है। वे आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। विकराल का चेहरा डार्क हो जाता है। विकराल गुर्राते हुए कहते हैं, कोई चीज नहीं है हमारी बेटी, जो हर कोई मुंह उठाकर चले आए, उसे मांगने। यतीक्ष के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। विकराल फिर गुर्राते हुए कहते हैं, आप तो मेरी बेटी को ऐसे मांग रहे हैं जैसे कोई हाथ में प्लेट पकड़कर शक्कर मांगने चला आया हो। भाई साहब, हमारे घर में शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी शक्कर दे दीजिए। आहान ने विकराल को ठंडी नजर से देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तो रिश्ता मांगने कैसे आते हैं? विकराल कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य कार की चाबी उंगली में फंसाकर घुमाते हुए कहा, यतीक्ष सिन्हा रायजादा, नाम तो सुना होगा आपने। विकराल गुस्से से बोला, अरे जो भी हो, ये यतीक्ष ही। विकराल इतना बोलकर एकदम से चुप हो जाते हैं और हैरानी से उनके मुंह से बस इतना निकलता है, मिस्टर रायजादा। आदित्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, जी हाँ, जिनसे मिलने के लिए 6 महीने पहले से अपॉइंटमेंट लिया जाता है, वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं। विकराल हैरानी से यतीक्ष की तरफ देखते हुए बोले, मशहूर बिजनेसमैन? आदित्य बोला, जी हाँ। विकराल जी फिर से आंखें फाड़े यतीक्ष को देखते हुए बोले, बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने वाला बादशाह। आदित्य ने फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। विकराल ने फिर से कहा, जिसने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखते ही 30 फेमस कंपनियों को मिट्टी में मिला दिया, द यतीक्ष सिन्हा रायजादा। आदित्य इरिटेटेड होते हुए बोले, जी हाँ, वही। विकराल ने फिर से कहा, जो 5 सालों से लगातार बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहा है, ये वही मिस्टर रायजादा है। आदित्य दांत पीसते हुए बोले, जी हाँ, वही है। विकराल जी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है और वे चिल्लाते हुए बोले, अरे नीता साहब के लिए चाय पानी लाओ। हमारी तो किस्मत ही खुल गई आपके दर्शन पाकर। आपके चरण स्पर्श से हमारा घर धन्य हो गया। यतीक्ष अब चिढ़ने लगा था। वह तो बस अपनी प्रिंसेस से जल्द मिलना चाहता था। विकराल जल्दी से खड़े होते हैं और यतीक्ष के पास जाकर कहते हैं, सर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या? फैन फॉलोअर्स में तहलका मचेगा। विकराल अपना मोबाइल निकालकर यतीक्ष के साथ सेल्फी लेने लगते हैं और यतीक्ष उन्हें घूरने लगता है। आदित्य ने अपने माथे पर हाथ मरते हुए कहा, कहीं भाई इसे आज ही स्वर्ग पहुंचाकर इसकी आत्मा को धन्य न कर दें। यतीक्ष एक कोल्ड नजर आहान को पास करता है तो आहान ने जल्दी से विकराल को यतीक्ष से दूर हटाकर कहा, जी हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे भाई उनसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उन्हें यहाँ बुला सकते हैं? खुशी से तो विकराल के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहा था। वो थोड़ा सा उछलते हुए कहा, जी जरूर। विकराल फिर थोड़ी तेज आवाज में बोले, मिस्टी बेटा, जरा यहाँ आना। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, जी डैड, अभी आई। नीता जी हॉल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जाकर मिस्टी को बता चुकी थी और इधर मिस्टी सज-धज कर मेकअप करके अपनी माँ के साथ शर्माते हुए हॉल में आती है। आदित्य आहान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जब भाभी का नाम ही इतना प्यारा है तो भाभी दिखने में कितनी प्यारी होंगी। आहान और आदित्य दोनों अपने अपने मन में अपनी भाभी का चेहरा इमेजिन करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मिस्टी पर जाती है, दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। आदित्य बोला, भाई मैं तो भाभी को सीता इमेजिन कर रहा था, लेकिन भाभी तो मॉडर्न जमाने की राधा निकली। मिस्टी इस वक्त एक क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुए थी, जिसमें से उसका गोरा पेट और नेवल दिख रहा था और मिनी स्कर्ट की वजह से उसके घुटने से नीचे तक सब दिख रहा था। आहान घूरकर आदित्य को देखता है तो आदित्य पप्पी फेस बना लेता है।
विकराल मुस्कुराते हुए मिस्टी के पास जाकर उसके हाथ पकड़ते हैं और फिर काउच पर बिठा देते हैं। लेकिन यतीक्ष एक नज़र तक मिस्टी को नहीं देख रहा था। नीता जी यतीक्ष को देखते हुए मन में बोली, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। घर बैठे ही कितना रईस और हैंडसम दामाद मिल गया। वैसे भी मेरी बेटी किसी से कम है क्या? नीता सबकी तरफ देखते हुए बोली, हम आप सबके लिए कॉफी लेकर आते हैं। आदित्य तपाक से बोला, जी जी ले आइए। आहान फिर से घूरकर आदित्य की तरफ देखता है। इधर मिस्टी मुस्कुराते हुए यतीक्ष को देख रही थी और अपने मन में खुश होते हुए बोली, मेरी हॉटनेस पर हर कोई पागल है। देख लिया होगा कहीं पर और इसकी भी नियत फिसल गई होगी। चला आया मुंह उठा के मेरा हाथ मांगने। मिस्टी फिर सिर से पैर तक यतीक्ष को देखते हुए बोली, लेकिन देखने में बंदा काफी हॉट है। इधर एक छोटे से कमरे में, जहां पर एक चटाई बिछाई गई थी और उस चटाई के ऊपर एक लड़की घुटनों में मुंह छुपाकर बैठी थी। तभी वहां पर नीता गुस्से से आती है और चिल्लाते हुए बोली, लो देखिए, महारानी यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रही हैं। मैडम आपको कोई चाय पानी चाहिए क्या? हुक्म कीजिए। वह लड़की अपना सिर उठाकर बड़ी बड़ी पलकों से नीता की तरफ देखती है। नीता जी कटाक्ष भरे लहजे में बोली, महारानी जी अगर आपका आराम फरमाना हो गया हो तो जाकर कॉफी बना लो। मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए हैं। वो लड़की के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। वो प्यारी सी आवाज में बोली, दीदी को लड़के वाले देखने आए हैं। नीता गुस्से से उस लड़की के बाल को मुट्ठी में भरकर बोली, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए अपनी ज़बान से दी शब्द निकला तो। कितनी बार बोली तुझे, उससे छोटी मालकिन बुलाया कर। वो लड़की नीता के हाथ से अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, चाची जी मुझे दर्द हो रहा है। नीता ने जोर से उस लड़की के जबड़े को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, मालकिन बोल। मालकिन हूँ तेरी, चाची नहीं। और जाकर कॉफी बना। वो लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। वो लड़की अपने चेहरे से नीता के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मालकिन हम अभी अभी तो आपके, छोटी मालकिन के और मालिक के सारे कपड़े धोकर आए हैं। आप तीनों के कमरे भी साफ कर दिए हैं। हमारे कमर में दर्द हो रहा है। बस 5 मिनट हम बैठ जाते हैं, उसके बाद आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे। तभी नीता जी खींचकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस लड़की के गाल पर जड़ देती है और वो लड़की सीधा धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। उसके आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके नाक पर आ जाते हैं। नीता उस लड़की के बालों को मुट्ठी में भरकर खींचते हुए बोलती है, खाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए और मुझसे जबान लड़ाने के लिए तुझे नहीं रखा। जाकर कॉफी बना, वरना आज दिन भर खाने को नहीं मिलेगा। नीता झंझोड़ते हुए उस लड़की को छोड़ देती है। वह लड़की रोते हुए गिरती संभलती खड़ी होती है और अपनी कमर को पकड़कर धीरे धीरे कदमों से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद इधर हॉल में विकराल अपनी बेटी की तारीफ करके सबको पका चुके थे। यहाँ तो मिस्टी की तारीफों की बाढ़ आ चुकी थी और यतीक्ष, उसका ध्यान तो कहीं और ही था, जैसे उसकी नजरें कुछ और ढूंढ रही हों। सब एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे कि तभी पर्दे के पीछे से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, चाचा जी। उस लड़की की आवाज से जैसे मौसम का रुख बदल गया हो। तभी खिड़की से तेजी से हवा चलने लगती है। यतीक्ष जैसे ही अपनी नजर उठाकर उस तरफ देखता है, बस देखता ही रह जाता है। हवा तेज चलने की वजह से कर्टन हवा से लहरा रहे थे और उसके पीछे एक प्यारी सी लड़की अपने हाथ में कॉफी ट्रे लिए सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके सिर पर उसका दुपट्टा था और उसके थाई तक लहराते हुए सिल्की बाल और दुपट्टे से उसका चेहरा छुप गया था। उसकी बड़ी बड़ी भीगी पलकें जो झुकी हुई थी, एक छोटी सी तीखी नाक और एक क्यूट से मुलायम होंठ, चबी जैसे चीक्स, जैसे दोनों गाल पर गोलगप्पा भरा हुआ हो, और ब्लू कलर की फुल लेंथ सूट में उसका गोरा बदन और निखर रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, जैसे वो थोड़ी देर पहले बहुत रोई थी। रोने की वजह से उसके गाल और नाक लाल होने के कारण वो बार्बी डॉल लग रही थी। यतीक्ष की नज़र तो उस लड़की के मुलायम होंठ पर टिकी हुई थी
कि तभी उस लड़की के सर से दुपट्टा फिसल जाता है और हवा जोर से चलने लगती है, जिससे पर्दा भी हवा से लहराते हुए उस लड़की के सामने से हट जाता है। उस लड़की का चेहरा देखकर यतीक्ष की सांसें जैसे थम सी गईं, वक्त जैसे धीमा हो गया हो। उस लड़की का चेहरा देखकर आज पहली बार यतीक्ष का दिल बगावत करने पर उतर आया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे किसी भी पल धड़कना छोड़ देगा। वह लड़की ट्रे को एक हाथ में पकड़ती है और दूसरे हाथ से दुपट्टे को फिर से सिर पर रख लेती है। आदित्य, जो एकटक उस लड़की को देख रहा था, उसके मुंह से निकल गया, क्या कमाल की सादगी है। मिस्टी की मुट्ठी कस जाती है और वह गुस्से से यतीक्ष की तरफ देखने लगती है, जो उस लड़की को देखकर सांस लेना भी भूल गया था। आदित्य यतीक्ष को देखते हुए बोला, ये भाई को अचानक से क्या हो गया? भाभी इस तरफ है और राहा धीरे से नजरें उठाकर यतीक्ष को तिरछी नजरों से देखती है और फिर जल्दी से सर झुका लेती है, जिसे आहान नोटिस कर लेता है। आहान मुस्कुराते हुए यतीक्ष की तरफ देखकर अपने मन में कहा, दिल भर के देख लीजिए भाभी, भाई आपकी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पहले से इन्होंने आपके नाम पर रजिस्टर कर रखा है। यतीक्ष घूरकर एक नज़र विकराल को देखता है और राहा की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे महसूस करके राहा घबराते हुए जोर से अपने दुपट्टे को मुट्ठी में भर लेती है। यतीक्ष को सामने देखकर राहा जल्दी से खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां से जाने वाली थी, यतीक्ष खींचकर राहा को फिर से काउच पर बिठा देता है। यतीक्ष ने राहा की तरफ झुककर उसके दोनों तरफ काउच पर हाथ रखकर भारी आवाज में कहा, प्रिंसेस। राहा जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे अपने चेहरे पर यतीक्ष की सांसें महसूस हो रही थी। यतीक्ष राहा के और करीब जाकर उसके गले पर गरम सांसें छोड़ते हुए कहा, मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त अपने साथ ले जा सकता हूँ। तेरे ये सो कॉल्ड चाचा चाची और नहीं तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहा हैरानी से डरते हुए यतीक्ष के चेहरे को देखने लगती है। यतीक्ष राहा के गालों पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लेता है, जिसे राहा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। यतीक्ष फिर से बोला, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाना चाहता। कल आऊंगा मैं मॉम के साथ, तुम्हारा हाथ मांगने। तैयार रहना। आदित्य, जो आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहा था, आहान ने जोर से उसके सिर पर मारते हुए कहा, भैया भाभी के रोमांस नहीं देखते छोटू, इट्स बैड मैनर्स। आदित्य शर्माते हुए पीछे घूम जाता है। इधर मिस्टी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आखिर यतीक्ष ने उसके डैड को जो थप्पड़ मारा था, वो एक फ्लावर पॉट उठाती है और यतीक्ष की तरफ मारती है, लेकिन वो पॉट यतीक्ष को लगता उससे पहले ही आहान उसे कैच कर लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। आहान सर्द निगाहों से मिस्टी को घूरते हुए उसके पास जाने लगता है। मिस्टी गुस्से से बोली, यू बास्टर्ड, तुम रायजादा ब्रदर्स अपने आप को समझते क्या हो? मेरे घर में आकर मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाने की तुमने जुर्रत कैसे किया? आहान खींचकर एक थप्पड़ मिस्टी के गाल पर जड़ देता है और दांत चबाते हुए कहता है, मेरे भाई पर हाथ उठाने की या उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना, वरना हाथ के साथ साथ हिम्मत भी तोड़ दूंगा। आदित्य चिल्लाते हुए कहता है, आहान भाई, ऑलवेज रोक। यतीक्ष राहा को आजाद कर देता है और आहान के पास आकर कुछ सोचते हुए सर्द आवाज में कहता है, आहान, मेरी प्रिंसेस कोई काम ढंग से नहीं करती, उसे नौकरी से निकाल देंगे। ब्ला ब्ला, कुछ ऐसा ही इसने कहा था ना? आदित्य जल्दी से यतीक्ष के सामने आकर कहता है, भाई, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, आप सबने तो हाथ साफ कर दिया, मुझे भी मेरे टैलेंट दिखाने का एक मौका दीजिए। यतीक्ष तिरछा मुस्कुरा देता है और मिस्टी के सामने से हट जाता है। आदित्य को देखकर मिस्टी जैसे ही उससे थप्पड़ मारने वाली थी, आदित्य मुस्कुराते हुए जोर से उसके हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को फूंक मारकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है, जिससे मिस्टी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए अपने हाथ को झटक ही रहा था कि आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक्सेलेंट छोटू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आदित्य ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा,
थैंक्स भाई, आप मेरी इंस्पिरेशन हैं। आहान पंजों के बल विकराल के पास बैठ जाता है, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। आहान विकराल की शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए कोल्ड वॉइस में, इस वक्त तो हम अपनी भाभी को आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं। कल वापस आएंगे मॉम के साथ भाभी को लेने। अगर इस बीच भाभी को एक खरोंच तक आई तो आपकी वो मीठी बेटी को धूप में सेककर अचार न बना दिया ना, तो मैं यतीक्ष सिन्हा रायजादा का भाई आहान सिन्हा रायजादा नहीं। आहान जोर से विकराल को पीछे धकेल देता है और वहां से सभी चले जाते हैं। राहा दौड़ती हुई अपने छोटे से कमरे में चली जाती है और छिपकर बालकनी से नीचे देखने लगती है और एकटक यतीश को देखने लगती है। यतीश जो कार में बैठ ही रहा था, वह पीछे मुड़कर एक नज़र बालकनी की तरफ देखता है, जिससे राहा जल्दी से छुप जाती है। यतीश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपनी आंखों पर शेड्स लगाता है और कार में बैठकर चला जाता है। और इधर आदित्य की नज़र तो हर जगह होती है। वह राहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी चूहिया भाभी आप कितनी प्यारी है। राहा छुपकर सबको देख रही थी और एक एक करके सारी कार्स वहां से जाने लगती है। सबके जाने के बाद राहा को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बालों को मुट्ठी में भरकर खींच रहा हो। राधा धीरे से पीछे की तरफ देखती है तो मिस्टी उसके बाल पकड़कर खड़ी थी और उससे सुलगती नजरों से देख रही थी। मिस्टी दांत पीसते हुए बोली, माम, इस चिड़िया के पंख कुछ ज्यादा ही नहीं निकल गए हैं, इसीलिए ये इतना ज्यादा फड़फड़ा रही है। नीता गुस्से से राहा की तरफ देखते हुए बोली, जब चिड़िया फड़फड़ाने लगे तो उसके पंख को कुतर डालने चाहिए। मिस्टी गुस्से से राहा के पास बैठ जाती है और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोली, तू जानबूझकर यतीश के सामने आई थी ना, ताकि भोली भाली सूरत बनाकर उससे अपने जाल में फंसा ले और शादी करके सेटल हो जाए। और वो बेवकूफ यतीश तेरे मास्टरमाइंड को समझ ही नहीं पाया। राहा को ऐसा लग रहा था कि उसके जबड़े टूट जाएंगे। राहा रोते हुए नामे गर्दन हिलाने लगती है। नीता पीछे से राहा के बालों को मुट्ठी में भर लेती है और चिल्लाते हुए बोली, यतीश जैसे अमीरजादे को फंसाकर उसके साथ अय्याशी करना चाहती है। राहा दर्द में चिल्लाते हुए जोर से अपने बालों को पकड़ लेती है, वरना उसके बाल उखड़ जाते। मिस्टी राहा के चेहरे पर अपने लंबे लंबे नाखून गड़ाते हुए बोली, तुझे क्या लगा ये तेरा सुंदर सा मुखड़ा देखकर यतीश तुझसे शादी करके जिंदगी भर अपने पास रखेगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तेरे साथ बिस्तर पर अय्याशी करेगा और धक्का मारकर तुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। मिस्टी गुस्से से राहा के चेहरे पर नाखून गड़ा रही थी, जिससे राहा के चेहरे से खून रिसने लगा था। नीता राहा के बाल खींचते हुए बोली, हसीन ख्वाब सजाए बैठी है ना कि कल वह यतीश आएगा और तेरा हाथ मांगकर तुझसे शादी करके अपने साथ ले जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए तेरी शादी उस यतीश से कैसे होती है। दर्द से राहा को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, उसे तो 2 चुड़ैलें नोच रही थी। तभी मिस्टी गुस्से से राहा को छोड़ देती है और नीता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, मॉम, डैड की बेल्ट। राहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह रोते हुए नामे गर्दन हिलाते हुए मिस्टी की तरफ देखने लगती है। मिस्टी गुस्से से बेल्ट को अपने हाथ में फोल्ड करते हुए बोली, आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी में कभी किसी लड़के के सामने आने से पहले तेरी रूह कांप उठेगी। राहा रोते हुए मिस्टी के पैर पर गिर जाती है और उसके पैर पर सर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माफ कर दीजिए दी, आज के बाद हम कभी किसी के सामने नहीं आएंगे। मिस्टी राहा को जोर से धकेल देती है, जिससे राहा दूर जाकर गिरती है। मिस्टी जैसे ही बेल्ट से राहा पर वार करने वाली थी, राहा फर्श पर पड़े हुए हाथ जोड़कर बोली, दी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज मत मारिए, मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। मिस्टी रुक जाती है और राहा की तरफ देखने लगती है, लेकिन 2 सेकंड बाद उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। राहा को लगा कि मिस्टी अब उससे नहीं मारेगी, लेकिन अगले ही पल बेल्ट से मारने की एक तेज आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। राहा के आंखों के कोने से आंसू बह जाते हैं। मिस्टी अब लगातार राहा को बेरमी से बेल्ट से मारने लगती है
और वहां से राहा की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब मिस्टी राहा को मारते मारते थक जाती है तो वह रुककर बेल्ट को नीता की तरफ फेंक देती है। नीता सुलगती नजरों से राहा को देखकर वह बेल्ट को अपने हाथ में फोल्ड करने लगती है। बेल्ट के वार से राहा का सूट फट गया था। नीता गुस्से से राहा के फटे हुए सूट को एक झटके में निकालकर फेंक देती है और जानवर की तरह राहा को मारने लगती है। जब नीता मारते मारते थक जाती है तो बेल्ट को राहा के ऊपर फेंक देती है और जाकर मिस्टी के पास बैठ जाती है। मिस्टी इस वक्त बालकनी में बने झूले पर बैठकर आराम से जूस पी रही थी और ये सब एंटरटेन मूवी की तरह देख रही थी। नीता मिस्टी के हाथ से जूस छीनकर पीते हुए बोली, तेरा कितना गया? मिस्टी राहा की तरफ देखते हुए बोली, ओनली 30। नीता आंखें फाड़े बोली, मैं तो 25 वार में ही थक गई। रुक, तेरे साथ बराबर करके आती हूँ। नीता मिस्टी के हाथ में जूस का ग्लास थमा देती है और फिर से राहा के पास चली आती है। थोड़ी देर बाद राहा बेजान सी जिंदा लाश की तरह छत पर पड़ी हुई थी। उसके अपर बॉडी पर सिर्फ उसके इनर वेयर थे और वे भी आधे फट चुके थे। नीता और मिस्टी दोनों राहा के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। मिस्टी एविली स्माइल करते हुए बोली, मॉम, आज के लिए इतना काफी है, राइट? नीता भी एविल स्माइल करते हुए बोली, या बाकी के सेशन कल स्टार्ट करते हैं। नीता फिर गुस्से से राहा की तरफ देखते हुए बोली, सारे नौकरों को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो। आज उसे खाने का एक दाना नहीं मिलना चाहिए। आज उसे भूखा सड़ने दो। नीता गुस्से से एक जोरदार लात राहा के पेट पर मारती है। राहा जोर से अपने पेट को पकड़कर कराह उठती है। नीता और मिस्टी दोनों एक दूसरे से हाई फाइव करके एविल स्माइल करते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर राहा कड़ी धूप में छत पर लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसके बदन पर हर जगह बेल्ट से मारने के निशान थे। कमर और पेट पर बेल्ट से दिया गया गहरा जख्म, जहां से खून रिस रहा था। राहा के होठों से बस असहनीय दर्द के कारण सिहरने की आवाज आ रही थी। वह इस दर्द को झेलने में नाकामयाब रहती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। थोड़ी देर में कड़ी धूप के नीचे छत पर वह बेहोश हो जाती है। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से रात। राहा अभी तक छत पर पड़ी हुई थी। उसे उठाकर कमरे में लाने वाला भी कोई नहीं था। रात के करीब 10:00 बजे राहा आंखें बंद करके पड़ी हुई थी। उसके अंदर हिलने के लिए भी ऊर्जा नहीं बची थी। शायद वो होश में भी नहीं थी। तभी आसमान से एक बूंद पानी राहा की आंखों पर गिरती है। राहा की आंखों में हलचल होने लगती है। आकाश में बादल गरजने लगते हैं और थोड़ी ही देर में जोरों से बारिश होने लगती है। बादल गरजने के कारण राहा होश में आती है और धीरे से अपनी आंखें खोलकर आकाश की तरफ देखती है। दर्द ने उसके पूरे बदन को जकड़ रखा था। राहा की आंखों से एक बूंद आंसू और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर जाती है। तभी वहां मिस्टी अपने हाथ में दूध का गिलास लिए लचकते हुए आती है और राहा से थोड़ी दूर खड़ी होकर कटाक्ष भरे लहजे में बोली, कैसी है बहना, तू अभी तक जिंदा है? फिर एविल स्माइल करते हुए बोली, एक्चुअली मैं तेरे लिए दूध लेकर आई थी। तुझे एनर्जी की सख्त जरूरत है ना? राहा रोते हुए बस हाँ में गर्दन हिला देती है क्योंकि उसका गला सूख रहा था। उसने सुबह से पानी तक नहीं पिया था। मिस्टी डेविल स्माइल करते हुए सारा दूध बालकनी में उड़ेल देती है और बोली, हो सके तो अपनी दी को माफ कर देना बहना। मॉम ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि तुझे कुछ भी खाने पीने को न दिया जाए। राहा सिसक उठती है। मिस्टी फिर से एविल स्माइल करते हुए बोली, अगर तुझे ज्यादा प्यास लगी है तो इस फर्श को चाट ले। अभी अभी मैंने दूध गिराया है। या फिर अपना मुंह खोलकर पड़ी रह, पानी अपने आप तेरे मुंह के अंदर जाएगा। राहा सिसकते हुए मिस्टी को देख रही थी। मिस्टी ने छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैं उठने में तेरी मदद करना चाहती हूँ बहना, लेकिन तू जानती है न मुझे बारिश के पानी से एलर्जी है। सॉरी बहना, गुड नाइट। मिस्टी शैतानी हंसी हंसते हुए मटकते हुए वहां से चली जाती है। राहा जानती थी कि मिस्टी उसकी मदद करने नहीं आई,
बल्कि उसके जले पर नमक छिड़कने आई है। राहा रोते हुए गिरते पड़ते खड़ी हो जाती है और अपने पेट को पकड़कर धीरे धीरे दीवार के सहारे अंदर आ जाती है। राहा एक छोटे से अलमारी के पास जाती है, जहां पर बस उसकी एक सूट थी। वह सूट उठाती है और एक तौलिया उठाकर लंगड़ाते हुए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में शॉवर ऑन करके वह उसके नीचे बैठ जाती है। ठंडे ठंडे पानी उसके जिस्म को भिगो रहे थे, जिससे राहा को सुकून मिल रहा था। राहा का पूरा बदन जल रहा था। उसके चेहरे पर भी नाखून गड़ाने के निशान थे, जिससे उसके चेहरे पर भी जलन हो रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वो कपड़े बदलने के लिए जैसे ही सूट की तरफ देखती है, वो सूट पहनने लायक नहीं था। वो पहले से फटा हुआ था। शायद पहले भी उसे इसी तरह मारकर उसके सूट को फाड़ दिए हों। राहा के पास और कपड़े भी नहीं थे। उसके पास बस 2 जोड़ी कपड़े थी। वह भी पहले से मिस्टी के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जो सूट या ड्रेस मिस्टी पहनने के बाद फेंक देती थी, वही कपड़ा राहा पहनती थी। राहा सूट को साइड में रख देती है और एक तौलिए से खुद को लपेटकर वॉशरूम से बाहर आती है। राहा इस हालत में कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती थी। वह कमरे का दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसे एक महिला नौकर दिखाई देती है, जो उधर से गुजर रही थी। राहा अपना सिर निकालकर आवाज लगाते हुए बोली, वंशी आंटी। वह नौकर, जो करीब 40 या 45 साल की होगी, वह मुड़कर राहा की तरफ देखती है और उसके पास चली आती है। राहा सिर झुकाकर बोली, आंटी, थोड़ी सी हल्दी मिल सकती है? वंशी की आंखें भर आई। वंशी रूंधे गले से बोली, उन लोगों ने फिर से आपको मारा। राहा सर झुका लेती है। थोड़ी देर बाद राहा फर्श पर बैठी हुई थी और उसके पीछे वंशी बैठकर राहा के जख्म पर हल्दी लगा रही थी, जिससे राहा के मुंह से दर्द भरी चीख निकल रही थी। वंशी भर्राई गले से बोली, मैडम, आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? क्यों इस नरक में रहकर हर दिन एक नया दर्द सह रहे हैं? उन जालिमों की अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं। उन लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो लोग आपसे कभी प्यार नहीं कर सकते। राहा रूंधे गले से बोली, आंटी, मेरे भागने का नतीजा तो आपने पहले से देख लिया है। ना वो लोग हमें भागने देते हैं, ना मरने देते हैं और न चैन से जीने देते हैं। वंशी फफकते हुए बोली, मुझे आज भी याद है, जब आप यहाँ से भागने की कोशिश किया था, वो जाहिल लोग कैसे आपको 5 दिन तक स्टोर रूम में बंद कर दिए थे और खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। राहा भीगी पलकों से वंशी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी, क्या माता पिता न होने की कीमत इतनी बड़ी होती है? क्या ये इतना बड़ा पाप है? जिनके माता पिता नहीं होते, क्या उनकी जिंदगी भी मेरी तरह हो जाती है? वंशी रोते हुए राहा को अपने सीने में छुपा लेती है और उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए बोली, आज सुबह मैं मंदिर गई थी और आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा आ जाए जो आपके हाथ पकड़कर इस नरक भरी जिंदगी से बाहर ले जाए। वंशी फिर राहा के आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, और आपको पता है, देवी माँ ने मेरी बात सुन ली और आपकी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए यतीक्ष साहब को भेज दिया। देखना, कल यतीक्ष साहब आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। राहा फिर से वंशी के सीने से लगकर सिसकते हुए बोली, वो नहीं आएंगे। मुझे उस वक्त चाचा जी के गुस्से से बचाने के लिए उन्होंने झूठ कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वरना कहा वो और कहा मैं। वो तो आकाश को छूने वाले परिंदा है और मैं किसी के टुकड़ों पर पलने वाली बदनसीब लड़की। जमीन और आकाश कभी नहीं एक हो सकते। वंशी फिर मुस्कुराते हुए बोली, यतीक्ष साहब नहीं आएंगे तो क्या हुआ? हमारा राजकुमार है ना, आपके लिए डोली लेकर आएगा। राहा दर्द से मुस्कुरा देती है और बोली, अब कोई राजकुमार नहीं आएगा आंटी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब ये नर्क ही मेरी जिंदगी है। अब न मेरे नाम की कोई डोली उठेगी और न ही मेरे लिए किसी का सहरा सजेगा। यहाँ से सिर्फ मेरी अर्थी उठेगी। वो परी की कहानियाँ, सिंड्रेला की कहानी, ये सब माँ के मुंह से सुनने के बाद सच होते हैं, क्योंकि उनके साथ पापा होते हैं, जो अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढकर लाते हैं।
वंशी हैरानी से राहा के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, उन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन कब, कैसे, क्यों? राहा पलके झुकाकर बोली, 8 दिन पहले। वंशी भर्राई गले से बोली, क्यों? राहा का गला भी रूंध गया था। वह बात बदलते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आप जाकर सो जाइए आंटी, आप थक गए होंगे। वंशी बोली, लेकिन बेटा। वह इतना ही बोल पाई थी कि राहा प्यारी सी आवाज में बोली, गुड नाइट आंटी। वंशी समझ जाती है कि राहा उससे कुछ भी बताना नहीं चाहती। वह हाँ में गर्दन हिला देती है और वहां से चली जाती है। राहा दरवाजा बंद कर देती है और आंखें मूंदकर चटाई पर लेट जाती है। उसके पास सिर के नीचे देने के लिए कुशन भी नहीं था, इसलिए वो हमेशा से एक ईंट के ऊपर तौलिया को फोल्ड करके रख देती थी और उसी पर सिर रखकर सो जाती थी। इधर यतीक्ष अपने किंग साइज बेड पर सो रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस राहा का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। राहा की बड़ी बड़ी आंखें, उसके मुलायम होंठ, यतीक्ष चाहते हुए भी राहा का चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। यतीक्ष करवट बदल बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आंखें बंद करता तो राहा का चेहरा दिखाई देता, आंखें खोलता तो उसके सामने राहा का चेहरा घूमने लगता। यतीक्ष चिढ़कर उठकर हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठ जाता है और सिगरेट निकालकर लंबे लंबे कश भरने लगता है, लेकिन अब भी उसके सामने राहा ही घूम रही थी। उससे वो पल याद आते हैं जब उसने राहा के माथे को अपने होठों से छुआ था। उसे याद करके वो जल्दी से सिगरेट को फेंक देता है और अपने होठों पर उंगली फिराने लगता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। यतीक्ष अपने बगल में बिस्तर पर देखते हुए कहता है, बस आज रात प्रिंसेस, कल से तुम यहाँ मेरे पास मेरे साथ होगी। कल रात इस वक्त मेरे बगल में सो रही होगी। यतीक्ष फिर से लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अब भी राहा ही उसके दिमाग में चल रही थी। वह राहा नीता के सीने से सटकर सिसक रही थी। इधर नीता के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। नीता ने एविल स्माइल करते हुए अपने मन में कहा, बेवकूफ, इमोशनल फूल। मिस्टी जो राहा के कमरे के बाहर खड़ी थी, एविल स्माइल करते हुए अपनी मॉम से थंब ऑफ करती है और वहां से चली जाती है। मिस्टी वहां से अपने कमरे में आ जाती है और अलमारी खोलकर सबसे महंगी साड़ी निकालती है। साड़ी को देखकर जोर जोर से हंसते हुए बोली, बहन तुझे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बस 2-4 इमोशनल बातें क्या कर ली मॉम ने, तू तो इमोशंस के समुंदर में डुबकी लगाने बैठ गई। मिस्टी ने उस साड़ी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब तेरी ये बेवकूफी तुझे ऐसा आईना दिखाएगी कि तू आईना देखने लायक नहीं बचेगी। इधर राहा ने जोर से नीता को हग करते हुए कहा, थैंक यू चाची जी, मुझे समझने के लिए। नीता ने राहा के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, क्या तूने मुझे दिल से माफ कर दिया? मैं जानती थी कि भाभी की तरह तेरा भी दिल बहुत बड़ा है। गलतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, भाभी इसी तरह सबको माफ कर देते थे। अपनी माँ की बातें सुनकर राहा की आंखों से फिर से आंसू आने लगे थे। वह इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई थी। नीता डेविल स्माइल करने लगती है, फिर अपनी जीत की खुशी को छुपाकर प्यार से राहा के चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोली, मुझे पता है तेरे पास कपड़े नहीं हैं, इसीलिए तू तौलिया पहनकर है, लेकिन आज तेरी छोटी माँ तुझे खुद अपने हाथों से तैयार करेगी। नीता फिर राहा की आंखों में देखते हुए बोली, तुझे तैयार करने के लिए मुझे इजाजत तो देगी ना? तुझे पता है मैंने तेरे लिए प्यार से एक सुंदर सी साड़ी खरीदी है, क्या मेरे लिए तू उसे पहन सकती है? तब मैं समझूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। राहा मुस्कुराते हुए नीता के दोनों हाथ पर हाथ रखकर हाँ में गर्दन हिला देती है। नीता राहा के हाथ पकड़कर उसे मिस्टी के कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद राहा एक बड़े से शीशे के सामने बैठी थी। वह इस वक्त बाथरोब पहने हुए थी और उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसके पीछे मिस्टी खड़ी होकर भावशून्य चेहरे के साथ एक तौलिए से उसके लंबे बाल पोंछ रही थी।
इधर कमरे के बाहर एक कोने में विकराल और नीता बात कर रहे थे। विकराल नीता को देखते हुए कहा, उस लड़की को 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार करो, जैसे वो इस लड़की को देखने के बाद इनकार ना कर पाए। नीता एविल स्माइल करते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टी के डैड, इस लड़की को ऐसा सज धज के तैयार करूंगी कि वो शख्स इसके चेहरे से नजरें हटाना भूल जाएगा। विकराल बोला, लेकिन ध्यान रहे, इन सब के बारे में उस लड़की को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। नीता बोली, वो 1% शक तक नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों पर माँ के प्यार का पट्टी बंधी हुई है। वो अपनी माँ के प्यार की भूखी है, जो इस वक्त उसे मुझसे मिल रहा है। विकराल बोला, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हो? तुम्हें तो किसी ड्रामे में विलेन की रोल प्ले करने के लिए मिलना चाहिए। नीता तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, जी आप भी कोई कम कमीने इंसान नहीं हैं। दोनों पति पत्नी शैतानी हंसी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। इधर मिस्टी के कमरे में मिस्टी राहा का मेकअप कर रही थी। राहा को ये सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद राहा पूरी तरह से तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर मेकअप, आंखों में गहरा काजल और आईलाइनर, मुलायम होठों पर डार्क लिपस्टिक, बैकलेस ब्लाउज पर हल्के गुलाबी रंग की नेट की साड़ी, हाथों में चूड़ियां, कानों में झुमके और पैरों में पायल। इस वक्त उसकी हर अदा घायल करने वाली थी, लेकिन राहा बार बार अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ब्लाउज का फ्रंट साइड नेक बहुत ज्यादा डीप था, जिससे उसके क्लीवेज और कर्व दिखाई दे रहे थे। शर्ट, ब्लाउज और नेट साड़ी के कारण उसका पूरा गोराचिट्टा पेट और कमर एरिया दिख रहा था, जिससे राहा को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी को सिड्यूस करने के लिए उससे ये सब पहनाया गया हो। नीता अपने आंखों से काजल निकलकर राहा के गर्दन पर लगते हुए बोली, मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल भाभी जी की तरह। राहा सर झुकाए बोली, लेकिन चाची जी, आपको नहीं लगता ये मेरे टाइप के कपड़े नहीं हैं? मतलब मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। नीता मुंह लटकाकर बोली, तूने मुझे माफ नहीं किया ना? तो फिर ठीक है, उतार दे इसे। अगर तुझे ये पसंद नहीं तो फेंक दे। मिस्टी ऐसे कपड़े पहनती है, तो मैंने भी प्यार से तेरे लिए ये खरीद लिया। लेकिन सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था ये तुझे पसंद नहीं आएगी। राहा मुस्कुराते हुए प्यारी सी आवाज में बोली, चाची जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, ये मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू ये मुझे देने के लिए। लेकिन राहा उस कपड़े में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। थोड़ी देर बाद राहा मिस्टी के बिस्तर पर बैठी हुई थी और मिस्टी काउच पर बैठकर हेडफोन से संगीत सुन रही थी। तभी वहां पर हड़बड़ाते हुए नीता आती है और राहा का हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कहती है, चल हॉल में चलते हैं। राहा कंफ्यूजन से कहती है, लेकिन क्यों चाची जी? नीता अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहती है, नीचे कुछ खास मेहमान आए हुए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। राहा मासूमियत से गर्दन हिला देती है। नीता राहा का हाथ पकड़ती है और दरवाजे तक पहुंच ही गई थी कि वह रुक जाती है। राहा ने सवालिया नजरों से नीता को देखते हुए पूछा, चाची जी, क्या हुआ? नीता ने एक बार फिर राहा को सर से पैर तक देखा और आगे बढ़कर राहा के ब्लाउज को थोड़ा और नीचे खींच लिया, जिससे राहा की हॉट क्लीवेज साफ दिखाई देने लगी। राहा ने जल्दी से ब्लाउज को ऊपर खींचते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं चाची जी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। नीता ने घूरकर राहा को देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपना मुंह खोलती तो पक्का राहा को उस पर शक हो जाता। नीता ने मुट्ठी बनाकर कहा, पता नहीं और कितनी देर तेरे नखरे झेलने पड़ेंगे। भगवान करे कि वह तुझे देखकर हाँ कर दे, तब हमारे सिर से बला टल जाएगी। नीता अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और सिचुएशन को संभालते हुए एक बिंदी उठाकर राहा के माथे पर लगाते हुए बोली, ये काली बिंदी तुझे बुरी नजर से बचाएगी, क्योंकि आज मेरी बेटी अप्सरा लग रही है। राहा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो दोनों नीचे चले जाते हैं।
राहा के जाने के बाद मिस्टी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए सर से हेडफोन निकालकर साइड में रख देती है और बेड के पास आकर बेड पर सैनिटाइजर स्प्रे करने लगती है। मिस्टी धड़ाम से बेड पर पीठ के बल गिर जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोली, जा बहना जा, तू जाएगी तभी तो हमारे घर माता लक्ष्मी एंट्री करेंगी। एंड आई एम श्योर वो आज तुझे देखकर कभी इनकार नहीं करेगा। इधर नीचे हॉल में नीता राहा को लेकर हॉल में पहुंचती है। इस वक्त हॉल में काउच पर विकराल बैठा था और उसके सामने ब्लैक सूट बूट में एक आदमी बैठा था और उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। नीता राहा को उस आदमी के सामने ले आती है और बोली, सर, ये रहा आपका डिमांड, अब हमें हमारा प्राइस चाहिए। राहा सवालिया नजरों से नीता की तरफ देखती है, क्यों वो सर झुकाकर खड़ी थी, और वो आदमी राहा को सर से पैर तक घटिया नजरों से देखने लगता है। राहा की बड़ी बड़ी पलकें, छोटी सी नाक, सुर्ख होंठ पर डार्क लिपस्टिक और उस आदमी की नज़र नीचे फिसलते हुए राहा के गले पर आती है। उसकी नज़र राहा के गले से होते हुए उसके हॉट क्लीवेज पर ठहर जाती है, जिससे देखकर वो थूक निगलने लगता है। फिर राहा के पेट पर और हॉट कमर को देखकर जैसे वो सांस लेना भूल गया था। वो अपनी होंठ पर जीभ फिराने लगता है और राहा के हर एक बॉडी पार्ट्स को गौर से देखने लगता है। विकराल उस आदमी के हालात देखते हुए कहा, सो मिस्टर इवान, आपको हमारी दी हुई चीज कैसी लगी? आपकी डिमांड्स को मैच तो किया ना? राहा को देखकर इवान थूक निगलते हुए कहा, जितना सोचा था उससे भी कड़क और तीखी है, आप बस माल की कीमत बताइए। राहा हैरानी से उन दोनों की बात सुनने लगती है। उसके चाचा चाची उसकी कीमत लगाकर उससे बेच रहे थे। राहा को अब सारा माजरा समझ में आने लगता है। विकराल का घमंड बढ़ जाता है। वह कड़कते हुए कहता है, कितना दे सकते हैं आप? राहा की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और वह चिल्लाते हुए बोलती है, चाचा चाची, आप मेरी कीमत लगाकर मुझे बेचना चाहते हैं। राहा की आवाज इतनी प्यारी और सॉफ्ट थी कि इवान राहा को देखकर और पागल होने लगा था। नीता राहा के जबड़े को पकड़ते हुए बोलती है, तू कब से इतनी समझदार हो गई? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली 2 कौड़ी की लड़की, तू हम पर चिल्लाएगी? इवान कड़क आवाज में बोला, उसे एक खरोंच भी आई तो ये डील कैंसल। नीता गुस्से से राहा को छोड़ देती है, जिससे राहा धड़ाम से इवान के पैर पर गिरती है। इवान तो उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। राहा रोते हुए उठकर विकराल के पैर पर गिड़गिड़ाते हुए बोली, चाचा जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन आप तो मेरे छोटे पापा हैं ना। आप अपनी बेटी को कैसे किसी के हाथ में बेच सकते हैं? आप ऊपर जाकर अपने बड़े भाई को क्या जवाब देंगे कि आपने उनकी बेटी को किसी दरिंदे के हाथ में बेच दिया? आप उनसे कैसे नजरें मिला पाएंगे? विकराल राहा के बालों को मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करता है और सर्द आवाज में कहता है, ये पाप का घड़ा, पुण्य का घड़ा कुछ नहीं होता बेटा। अगर इस दुनिया में कुछ होता है तो वह पैसा है, और ये पैसा बड़ी हराम की चीज है। जब इसका लालच लग जाए तो खून को भी नहीं पहचानता। राहा रोते हुए अपने बालों को छुड़ाते हुए बोली, चाचा जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। विकराल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, बेटी जैसी है, लेकिन बेटी नहीं है। तू तो हमारे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। विकराल जोर से राहा को पीछे धकेल देता है। राहा रोते हुए नीता के पैरों पर सर रखकर बोली, चाची जी, आपने आज सुबह कहा था ना कि आप मुझे अब अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, तो ये सब क्या है? नीता जोर से राधा को लात मारकर खुद से दूर कर देती है और गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, अगर तुझे बेटी मानना होता तो 16 साल पहले ही मान चुकी होती, लेकिन फिर भी तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना इतना मुश्किल नहीं था। और तू बेवकूफ, 2 मीठी मीठी बातें क्या की, तू जाल में मछली की तरह फंसने लगी। नीता फिर से गुस्से में बोली, 17 साल से मुफ्त की रोटी तोड़ रही है यहाँ, अब वक्त आ गया है उसकी कीमत चुकाने का। राहा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये आसमान फट जाए या ये धरती उसे निगल जाए। तभी ईवान खड़ा होता है
और राहा के पास जाकर पंजों के बल बैठ जाता है और जैसे ही राहा के आंसू पोंछने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, राहा अपना चेहरा पीछे कर लेती है। इवान तिरछा मुस्कुराते हुए जैसे ही राहा के कोमल गाल को छूता है, राहा गुस्से से अपने छोटे छोटे हाथ से इवान को पीछे धकेल देती है। राहा जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने बगल में रखे कांच के गिलास को तोड़ देती है और उस गिलास को अपने पेट पर रखकर बोली, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो मैं खुद को जान से मार डालूंगी। इवान डेविल मुस्कान लिए खड़ा होता है और अपने सूट को झाड़ने लगता है। विकराल बोला, मिस्टर इवान, आप ठीक तो हैं? इवान तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, यस, आई एम फाइन। लड़कियों की तो आदत होती है हर चीज में नखरे करने की। फिर राहा को देखते हुए कहा, और इसके जैसे हसीन कलियों के कुछ ज्यादा ही नखरे होते हैं। इवान राहा को डिजायर भरी नजरों से देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है और राहा रोते हुए अपने पेट पर टूटा ग्लास रखकर पीछे होते हुए बोली, खबरदार, जो मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इवान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब बंद भी कर ये नखरे। मैं समझ चुका हूँ कि तुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए और मैं देने के लिए तैयार भी हूँ। सिर्फ इतना बता, तेरी कीमत क्या है? राहा रोते हुए भरे गले से बोली, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूँ। मैं एक लड़की हूँ और लड़कियां भी इंसान होती है, कोई बिकाऊ चीज नहीं। राहा फिर चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मेरे पास मत आओ। इवान वहीं पर रुक जाता है और क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, उफ, ये लड़कियों की जिद और नखरे। राहा रोते हुए पीछे होने लगती है और सबसे दूर जाकर वहां से दौड़कर भागने लगती है। विकराल गुस्से से उसे जैसे ही पकड़ने के लिए जाने वाला था, इवान उसके कंधे पकड़कर रोक देता है। विकराल गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर इवान, आपने उसे जाने क्यों दिया? इवान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, हिरन जितनी भी दूर क्यों न भाग ले, शिकार तो उसका खूंखार शेर के मुंह से ही होना पड़ता है। इवान काउच पर किसी राजा की तरह पसरकर बैठ जाता है और अपने हाथ में पहनी ब्रांडेड वॉच की तरफ देखते हुए कहता है, चिंता मत कीजिए मिस्टर विकराल, 10 मिनट में नाजुक हिरन खूंखार शेर के मुंह में होगी। फिर इवान ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, मेरी बाहों में होगी। करीब 10 मिनट बाद राहा के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनकर सबके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। एक बॉडीगार्ड राहा के बाल को पकड़कर उसे घसीटते हुए हॉल में ला रहा था और राहा अपने बाल को छुड़ाते हुए रो रही थी और चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए हमें, हमने कहा हमें छोड़िए। वो बॉडीगार्ड इमोशनलेस चेहरे के साथ राहा को घसीट कर लाता है और इवान के गोद में फेंक देता है। राहा सीधा इवान की बाहों में जाकर गिरती है। इवान जो आंखें बंद करके रखा था, उसके चेहरे पर एक क्रिपी स्माइल आ जाती है और वो राहा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। इवान आंखें बंद करके गुर्राते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच माई वुमन। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर पसीना आ गया था। वह डरते हुए बोला, बॉस, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वह इतना ही बोल पाया था कि इवान आंखें बंद करके गन उठाता है और उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। राहा के होंठ कांपने लगे थे। वह कांपते हुए बोली, गन। इवान आंखें खोलकर राहा को देखते हुए आई विंक करता है और तभी एक तेज गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। वह बॉडीगार्ड धड़ाम से नीचे गिर जाता है। राहा डर से जोर से इवान की शर्ट को मुट्ठी में भरकर जोर से आंखें बंद करके बैठी थी। इवान गन पॉइंट पर फूंक मारता है और गन को राहा के मुलायम होठों पर फेरते हुए कहा, तेरे नखरे खत्म हुए या अब भी बचे हैं? राहा आंखें बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। इवान राहा के खुले सॉफ्ट पेट पर हाथ फिराने लगता है। राहा को इवान के टच से घिन आ रही थी। वह रोते हुए इवान के हाथ अपने पेट से हटा लेती है। विकराल के चेहरे पर तो जंग जीतने वाली मुस्कान थी। वह सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस्टर इवान, सौदे की बात हो जाए। इवान राहा के खुले बालों में उंगली फंसाता है और उसके बालों को सूंघते हुए कहता है, कीमत बताइए। राहा की मुट्ठी इवान के शर्ट पर कस जाती है। विकराल कुछ सोचता हुआ कहता है, कितना दे सकते हैं?
ईवान राहा के गले पर कामुकता से उंगली फेरते हुए कहता है, इस खूबसूरती पर मुहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। राहा भरे गले से बोलती है, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। मैं भला आपको कैसे संतुष्ट कर सकती हूँ? प्लीज मुझे जाने दो। ईवान शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, ओहो, तो तुम अभी तक कमसिन कली हो। मतलब इस फूल को किसी और ने अभी तक नहीं तोड़ा है। इवन इस कली को किसी ने टच तक नहीं किया। ईवान राहा की पीठ पर उंगली फेरते हुए कहा, 20 लाख। विकराल अपना होंठ मुड़ते हुए कहा, अभी तो आपने कहा कि ये कुंवारी कमसिन कली है, और बस 20 लाख। ईवान राहा के कंधे पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, 30 लाख। राहा खुद को ईवान से दूर कर रही थी, लेकिन ईवान उसे जकड़कर रखा था। विकराल कुछ सोचते हुए बोला, 40 लाख। ईवान तिरछा मुस्कुराया और बोला, देखने में इसकी कीमत 40 लाख तो नहीं लग रही। ईवान ने फिर राहा के कंधे पर एक छोटा सा किस किया। राहा जोर से आंखें बंद कर ली और फड़फड़ाने लगी। ईवान बोला, 45 लाख। 5 लाख एक्स्ट्रा टिप। विकराल एक्साइटमेंट में बोला, डन। राहा फूट फूट कर रोने लगती है। ईवान और विकराल के बीच में कुछ बातचीत होती है, और फिर ईवान एक पेपर विकराल की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, मिस्टर विकराल, साइन इट। विकराल पेपर्स पढ़ता है। ये उन दोनों के बीच के डील का पेपर था। विकराल जैसे ही पेन उठाकर पेपर साइन करने वाला था, तभी मेन डोर पर एक शॉट की आवाज सुनाई देती है। राहा डर से ईवान से चिपक जाती है, लेकिन ईवान का चेहरा सर्द हो जाता है। विकराल जैसे ही जल्दी से साइन करने वाला था, दोबारा से वहां पर एक गन शॉट होता है, जिससे एक फ्लावर पॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ईवान गुस्से से मुट्ठी बंद करके रखे हुए था। वह चिल्लाते हुए बोला, किसके कलेजे में इतनी हिम्मत है कि वह ईवान के रास्ते के बीच आ रहा है। तभी पीछे से कोई सर्द आवाज में बोला, पीछे देख, तेरा बाप खड़ा है। ईवान गुस्से से जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, मेन डोर पर यतीक्ष खड़ा था और उसके पास आहान, जिसके हाथ में गन थी, और आहान के पीछे आदित्य। ईवान गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को होता है, आहान एक एक करके सारे बॉडीगार्ड्स के ऊपर शूट करने लगता है, और 60 सेकंड में सारे बॉडीगार्ड नीचे पड़े हुए थे। राहा को ईवान की गोद में देखकर यतीक्ष का गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन यतीक्ष को वहां पर देखकर राहा को एक उम्मीद मिली थी। यतीक्ष राहा के पास जाता है और नफरत से उसे सर से पैर तक देखने लगता है। राहा को ऐसे कपड़ों में देखकर यतीक्ष का चेहरा डार्क हो गया था। यतीक्ष एक झटके से राहा को ईवान की गोद से उठाकर दूर फेंक देता है और गन को ईवान के मुंह में भर लेता है। ईवान की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो जैसे ही कुछ बोलने वाला था, यतीक्ष ने सर्द आवाज में कहा, अगर एक भी लफ्ज बाहर निकला तो 6 के 6 गोली तेरे अंदर होंगी। उसका वॉइस टोन इतना ज्यादा खतरनाक था कि ईवान की सांसें एक पल के लिए थम गईं। यतीक्ष पीछे मुड़ता है कि आहान ईवान पर गन पॉइंट करता है। यतीक्ष राहा के पास जाकर खींचकर उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ देता है। राहा जैसे ही गिरने वाली थी, वंशी उसे संभाल लेती है। यतीक्ष राहा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है, शक्ल से इतनी भोली और इतनी घटिया हरकत। तुम प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हो क्या? राहा के होंठ कांप रहे थे। वह रोते हुए ना में गर्दन हिलाने लगी। यतीक्ष ने सर्द आवाज में कहा, अब तक कितने मर्दों के साथ रात गुजारी है? काउंट करना तो तुझे आता होगा। या फिर इतने मर्दों के साथ रात गुजारी है कि तेरे पास हिसाब नहीं है? राहा कांपते हुए होठों के साथ कुछ बोलना चाहती थी। यतीक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, आदित्य। आदित्य जल्दी से कुछ पेपर्स निकालकर यतीक्ष के हाथ में थमा देता है। यतीक्ष उन पेपर्स को राहा के मुंह पर मारते हुए कहता है, अपनी कीमत लिख और साइन कर। राहा कांपते हाथों से उन पेपर्स को उठाती है तो उसे देखकर उसकी आंखों से एक आंसू टपककर पेपर्स पर गिर जाता है, क्योंकि एक पेपर पर उसकी कीमत और दूसरा शादी का पेपर था। यतीक्ष राहा के पास पंजों के बल बैठ जाता है और उसके बालों को पीछे से पकड़कर सर्द आवाज में कहता है, इस पेपर के अनुसार मैं तुझे मुंहमांगी कीमत दूंगा,
और उसके बदले तू मुझसे शादी करके जिंदगी भर मुझे संतुष्ट करेगी। मेरे अलावा किसी गैरमर्द के बिस्तर तक नहीं जाएगी। राहा सिर झुकाकर फूट फूट कर रो रही थी। यतीक्ष सर्द आवाज में कहता है, मेरे पास तेरा ये इमोशनल ड्रामा देखने के लिए वक्त नहीं है। हरी अप। राहा रोते हुए नामे गर्दन हिला देती है। यतीक्ष का गुस्सा अब संभाला नहीं संभल रहा था। वह जोर से दूसरे हाथ से राहा के चेहरे को पकड़कर बोला, तुम्हारी समस्या क्या है मुझसे शादी करने में? ओहो, तुझे तो अलग अलग मर्दों का चस्का लगा रखा है ना। हर रात एक अलग मर्द की बाहों में सोने की आदत है। राहा पलके झुकाए रखी थी। वह नजर उठाकर यतीक्ष को एक नजर नहीं देख रही थी। यतीक्ष दांत चबाते हुए कहा, मैंने कहा पेपर साइन कर। राहा रोते हुए नामे गर्दन हिला देती है। यतीक्ष खींचकर राहा को खड़ा कर देता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर कहा, प्रिंसेस, तुम पछताओगी। थोड़ी देर में तुम्हें खुद के डिसीजन के लिए पछतावा होगा। यतीक्ष चारों तरफ देखकर एक कर्टेन खींच लेता है और उस पर लगे स्टील पाइप को पकड़कर राहा के सामने खड़ा हो जाता है। यतीक्ष अपने गालों पर छपे उंगलियों के निशान पर हाथ फेरता है। राहा बड़ी बड़ी आंखें करके यतीक्ष को देख रही थी और डर से कांप रही थी। यतीक्ष एक नज़र आदित्य को देखता है। आदित्य समझ जाता है कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। आदित्य राहा को देखते हुए विकराल के पास जाता है और उसे खींचकर खड़ा करके जमीन पर धकेल देता है। राहा की आंखें और चौड़ी हो जाती है और वह रोते हुए यतीक्ष के पैर पकड़ लेती है। राहा गिड़गिड़ाते हुए बोली, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे चाचा जी के साथ कुछ मत कीजिए। आदित्य राहा की कलाई पकड़कर उठा देता है और जोर से राहा के हाथ पकड़कर इमोशनलेस चेहरे के साथ खड़ा हो जाता है। यतीक्ष एकटक विकराल को देखते हुए फर्श पर पाइप मार रहा था। विकराल डर से कांपते हुए कहा, बेटा मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों मरना चाहते हैं? यतीक्ष कोल्ड वॉइस में कहा, जब मेरी प्रिंसेस इतना बड़ा गलत कदम उठा रही थी तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? यतीक्ष 2-3 बार पाइप को फर्श पर बजाता है और फिर अपने गले पर हाथ फेरते हुए राक्षस की तरह विकराल को पाइप से मारने लगता है। राहा रोते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, मेरे चाचा चाची को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन आदित्य ने जोर से राहा का हाथ पकड़ रखा था। इधर नीता को डाइनिंग टेबल पर पीठ के बल लिटाकर उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और कुछ बॉडीगार्ड गर्म इस्त्री से उसके पैर झुलसा रहे थे, मतलब उसके दोनों पैर जला रहे थे। वहां पर राहा के चाचा चाची की सिर्फ दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इधर विकराल की 206 हड्डियां चटक चुकी थी और उधर नीता के दोनों पैर पूरी तरह से जल गए थे। यतीक्ष की शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट गए थे, उसके स्लीव फोल्ड थे और वह बेरमी से विकराल की हड्डियां तोड़ रहा था। विकराल दर्द से चीखता रहा और यतीक्ष और भी बेरमी से उसे मारता रहा। थोड़ी देर बाद यतीक्ष विकराल को अधमरी हालत में करके राहा के पास आता है और उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, अब तो पेपर साइन कर ले। राहा फूट फूट कर रोते हुए नामे गर्दन हिला देती है। यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहते हैं, टूट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। वैसे मैं भी देखता हूँ तू कब तक नहीं झुक रही है। यतीक्ष आहान को देखते हुए कहते हैं, इंसान तब तक नहीं टूटता जब सामने वाला उसका कोई अपना न हो। यहाँ मेरी प्रिंसेस का अपना कौन है? आहान कुछ सोचते हुए कहते हैं, भाई मुझे लगता है यहाँ भाभी का अपना ये नौकरानी है। आपने देखा ना कैसे ये भाभी को गिरने से थाम लिया था। यतीक्ष ने एविल स्माइल करते हुए कहा, तुझे लगता है? आहान जल्दी से बोला, लगता नहीं भाई, आई एम 100% श्योर। चूचू बेचारी अब जान से जाएगी। यतीक्ष ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। राहा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। यतीक्ष का इशारा पाकर एक बॉडीगार्ड वंशी के सर पर बंदूक तान देता है। राहा जोर से आंखें बंद कर लेती है। अब बस 3 इंच का गैप था उस बंदूक और वंशी के सर के बीच में, लेकिन फिर भी वंशी के मुंह से चूतक नहीं निकल रहा था। वह सर झुकाकर बस चुपचाप खड़ी थी।
अब उस बॉडीगार्ड की उंगलियां बस ट्रिगर दबाने को थीं। यतीक्ष टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, वेल, इस बंदूक और उसके सर के बीच सिर्फ 3 इंच का गैप है। ट्रिगर दबाने के लिए 3 सेकंड और तेरे पास 3 मिनट हैं, ये सोचने के लिए कि पेपर साइन कर रही है या नहीं। आज ये 3 नंबर 3 लोगों की जिंदगी तय करेगा। यतीक्ष अपने हाथ में पहनी हुई ब्रांडेड वॉच की तरफ देखते हुए कहा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आदित्य राहा का हाथ पकड़कर खड़ा था और राहा आंखें बंद कर लेती है। उसके सामने वंशी का चेहरा घूमने लगता है। राहा की जब पिटाई होती तो वंशी कैसे उसकी मदद करती थी। जब उसके चाचा चाची उसे खाने को नहीं देते तो सबसे छुपाकर वंशी राहा को खाना खिलाती थी। यतीक्ष एकटक राहा के छोटे से चेहरे को देख रहा था और 3 मिनट बाद यतीक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, टाइम ऑफ प्रिंसेस। राहा सिसकते हुए आंखें खोलती है। यतीक्ष राहा की आंखों से आ रहे एक बूंद आंसू को अपनी उंगली में लेकर उससे देखते हुए बोला, चॉइस इज योर्स प्रिंसेस। टेल मी व्हाट विल यू डू? आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट मी और नॉट? राहा बिना किसी इमोशंस के आंसू पोंछते हुए बोली, अगर आपको हमारे साथ अयाशी करना है तो फिर ये शादी का ढोंग क्यों? यतीक्ष ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, दिस इज नोट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन प्रिंसेस। मुझे केवल वह उत्तर चाहिए, केवल हाँ या ना। राहा सिसकते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, हमें आपसे शादी नहीं करनी। आप हमें 2 दिन अपने पास रखकर गटर में फेंक देंगे। यतीक्ष का चेहरा काला हो जाता है। वह अपने माथे को 2 उंगली से रगड़ते हुए कहता है, ठीक है। राहा एक चैन की सांस लेती है। यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए वंशी की तरफ देखकर कहता है, उड़ा दो इसकी खोपड़ी। राहा जो 2 सेकंड के लिए चैन की सांस भर रही थी, वह हैरत से यतीक्ष को देखती है और यतीक्ष राहा को देखते हुए एक आंख दबा लेता है। राहा रोते हुए बोली, वंशी आंटी को कुछ मत कीजिए, आई बेग यू, प्लीज लेट हर गो। लेकिन यतीक्ष को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ राहा को देखने लगता है। इधर बॉडीगार्ड गन लोड करके फिर से वंशी के सर पर तन देता है और जैसे ही गोली चलाने वाला था, राहा भराई गले से चिल्लाते हुए बोली, हम तैयार है। वो बॉडीगार्ड रुक जाता है। राहा रोते हुए यतीक्ष को देखकर बोली, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार है। यतीक्ष के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। यतीक्ष उन पेपर्स को देखते हुए कहते हैं, स्मार्ट एक्शन प्रिंसेस। इसके अलावा तेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। साइन इट। राहा कांपते हाथों से पेपर्स पकड़ती है। उसके आंसू उन पेपर्स को भिगो रहे थे। यतीक्ष काउच पर आराम से बैठ जाता है और खींचकर राहा को अपनी गोद में बिठा लेता है। यतीक्ष राहा के बालों को कान के पीछे करते हुए सॉफ्ट टोन में कहती है, प्रिंसेस पेपर साइन करो। राहा कांपते हुए पेन उठाती है, लेकिन वो अपना हाथ साइन करने के लिए नहीं उठा पा रही थी। राहा रोते हुए आंखें बंद करके अपने मन में बोली, आगे कुआ और पीछे खाई। हे माता रानी, ये आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? राहा को साइन न करते हुए देखकर यतीक्ष बोला, प्रिंसेस पंडित के आने का इंतजार कर रही हो। राहा ने गर्दन हिला दी और वंशी की तरफ एक नजर देखकर साइन करने लगी। उस पेन और पेपर्स के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी कि राहा के हाथ कांपने लगते हैं। यतीक्ष पीछे से राहा के हाथ पकड़ लेता है और राहा मैरिज पेपर्स पर आंखें बंद करके साइन कर लेती है। पेपर साइन करने के बाद राहा बेसहारा निढाल होकर यतीक्ष की बाहों में गिर जाती है और यतीक्ष भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। राहा की आंखों के कोने बह जाते हैं और वो आंखें बंद करके धीरे से बोली, वंशी आंटी को छोड़ दीजिए। यतीक्ष राहा के आंखों के कोने पोंछते हुए कहा, एक और पेपर साइन करना बाकी है प्रिंसेस। यतीक्ष उस पेपर को बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी कीमत प्रिंसेस, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यतीक्ष बहुत अड़ियल इंसान था, जो राहा अब तक समझ चुकी थी। वह रोते हुए एक नज़र यतीक्ष के हैंडसम फेस को नजदीक से देखती है और उसके हाथ से पेपर लेकर उस पर कुछ लिखकर वापस यतीक्ष को दे देती है। यतीक्ष उससे बिना देखे ही आदित्य के हाथ में थमा देता है। राहा बोली,
अब तो आंटी को छोड़ सकते हैं ना आप। यतीक्ष एक नज़र बॉडीगार्ड को देखता है, जिससे वो बॉडीगार्ड बंदूक नीचे करके 2 कदम पीछे हो जाता है। वंशी वहां से सीधा यतीक्ष के सामने आ जाती है और हाथ जोड़कर, सर झुकाकर बोली, माफ कीजिएगा साहब। छोटा मुंह बड़ी बात। राहा मैडम कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम नहीं करती। ये तो इतनी मासूम है कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, शायद इन्हें पता भी न हो। वंशी फिर रोते हुए विकराल की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, लेकिन इन जाहिलों ने मैडम को 45 लाख के बदले इस घटिया इंसान से बेच रहे थे। फिर ईवान की तरफ उंगली करके बोली, और ये आदमी 45 लाख देकर मैडम को खरीद रहा था। यतीक्ष दंग रह जाता है और हैरानी से राहा को देखता है, जो यतीक्ष की शर्ट को मुट्ठी में भरकर सिसक रही थी। यतीक्ष सोच रहा था कि राहा खुद ये काम करती है, इसीलिए तो उसने उन पेपर्स पर राहा की साइन ली थी। वंशी फिर भर्राई गले से बोली, ये लोग तो मैडम को रोज मारते हैं। कल ही इन 2 माम बेटी ने मिलकर मैडम को बेल्ट से बहुत मारा था और कल खाना भी नहीं दिया था। राहा यतीक्ष की बाहों में फफक पड़ती है। यतीक्ष गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है और उसका चेहरा काला पड़ जाता है। उसके माथे की नसें भी उभरने लगती है। आहान और आदित्य का चेहरा भी सख्त हो गया था। आहान ठंडे लहजे में वंशी की तरफ देखकर कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार और कहो। वंशी रोते हुए कहती है, यही कि मिस्टी मैडम और नीता मैडम दोनों मिलकर राहा बिटिया को बेल्ट से बहुत मारा और कल खाना भी नहीं दिया। मैडम दिन भर और रात भर भूखी रहीं। आहान का गुस्सा आसमान छूने लगा था और यतीक्ष तो हैरानी से राहा के छोटे से चेहरे को निहार रहा था और आदित्य मुट्ठी बांधकर खड़ा था। आहान दांत पीसते हुए कहा, भाभी सच सच बताना, क्या ये जो बोल रही है वो सच है? अगर सच हुआ ना तो यहाँ तबाही का तांडव होगा। राहा डरसेना में गर्दन हिला देती है। आहान दांत पीसते हुए कहा, भाभी टेल द ट्रुथ। भाई को झूठ से सख्त नफरत है। यतीक्ष तो राहा के चेहरे को देखकर उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। यतीक्ष राहा के गाल को सहलाते हुए कहता है, प्रिंसेस, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? अगर इन लोगों ने तुम्हें रुलाया है तो तुम्हारे एक एक बूंद आंसू की कीमत ये लोग खून से चुकाएंगे। राहा नजर उठाकर एक नजर यतीक्ष को देखती है। यतीक्ष राहा की आंखों में देखते हुए डीप वॉइस में कहता है, ट्रस्ट मी, प्रिंसेस। राहा यतीक्ष की आंखों में देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाने लगती है। यतीक्ष गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। आहान गुस्से से मिस्टी की तरफ देखता है। मिस्टी को इस वक्त 2 बॉडीगार्ड्स पकड़े हुए थे और वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए खुद को छुड़ा रही थी। मिस्टी चिल्लाते हुए बोल रही थी, यू ब्लडी, बस एक बार मेरा हाथ छोड़ दो, फिर बताती हूँ कि मिस्टी क्या चीज है। मिस्टी इस वक्त पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। आहान एविल स्माइल करते हुए कहता है, आदि, यू नो मेंटल हॉस्पिटल के पागलों का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आदि बोला, ऑफ कोर्स भाई, इलेक्ट्रिक शॉक देकर। आपको इतना नहीं पता। आह्वान घूरकर आदित्य को देखता है। 1 सेकंड पॉज लेने के बाद आदित्य चीखते हुए कहता है, व्हाट? आहान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, येस ड्यूड, यू आर करेक्ट। थोड़ी ही देर में एक कुर्सी पर मिस्टी बैठी हुई थी और छटपटाते हुए अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रस्सी से उसके हाथ पैर को कुर्सी पर बांध दिया गया था। मिस्टी खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाते हुए बोली, ये तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपना भला चाहते हो तो मुझे खोलो और यहाँ से भाग जाओ। आदित्य उसके पास एक कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में जूस का गिलास था। मिस्टी कब से चिल्लाए जा रही थी, जिससे आदित्य फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अरे चुड़ैल, पहले खुद को तो छुड़ा ले, बाद में हमें पकड़ना। छोटा बच्चा हूँ, ये सब करने में थक जाता हूँ। जूस तो पीने दे, एनर्जी होगी तब तेरा इलाज करूंगा ना। मिस्टी गुस्से से बोली, अरे चुड़ैल नहीं हूं मैं नागिन हूँ। वो जहरीली नागिन जिसने अगर डस लिया तो उसका अंत होना तय है।
आदित्य फ्रस्ट्रेट होकर जूस के गिलास को साइड में रखता है और मिस्टी की तरफ देखते हुए कहता है, तेरी जहरीली नागिन की ऐसी की तैसी। रुक, आज बिना बजाए बजाकर तेरा जहर निकालता हूँ। आहान की हंसी छूट जाती है। आहान हंसते हुए कहता है, छोटू, ये सब तुझसे नहीं होगा। तू वापस चला, इससे मैं हैंडल करता हूँ। आदित्य घूरते हुए मिस्टी को देखकर कहता है, भाई, आज इस नागिन का जहर तो मैं ही निकालूंगा। आदित्य गुस्से से एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाता है और स्विच ऑन कर देता है। स्विच ऑन करते ही मिस्टी को बिजली का झटका लगने लगता है और वह चेयर पर बैठकर कांपने लगती है। उस चेयर से एक इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट किया गया था, जिस वजह से स्विच ऑन करते ही वायर से करंट सप्लाई होने लगा था। आदित्य आराम से फिर से बैठ जाता है और जूस पीने लगता है। इधर करंट के झटके से मिस्टी का हालत खराब हो रहा था। उसका पूरा बदन झंझना रहा था। मिस्टी चेयर पर बैठकर जोर जोर से हिल रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आदित्य मिस्टी को इस हालत में देखकर बोला, मेरी पालतू नागिन सपेरे को डसने की धमकी दे रही थी। आदित्य ने फिर से कहा, अब मुझे देखकर इतना एक्साइटेड होकर उछल क्यों रही है? माना कि हैंडसम हूँ, डैशिंग पर्सनालिटी है, लेकिन तू क्यों इतना फुदक रही है? आदित्य फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, ओ तेरी की, कहीं तुझे मेरी मस्कुलर बॉडी तो नहीं पसंद आ गई? आदित्य फिर जल्दी से खुद को शर्ट से अच्छे से ढकते हुए कहा, मैं तुझे अपना फर्स्ट टाइम नहीं दूंगा। मैंने अपनी वर्जिनिटी अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखी है। मिस्टी तो मुंह खोले हर बात पर सहमत होती जा रही थी। आहान अपने सर पर हाथ रखकर बोला, ये कार्टून कभी नहीं सुधरने वाली। यतीक्ष राहा को अपनी गोद में लिए बैठा था और हेड रेस्ट पर सर टिकाकर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मिस्टी को देख रहा था और राहा की उंगलियों के साथ अपनी उंगलियां उलझाकर खेल रहा था। राहा चुपचाप सर झुकाकर बैठी थी। इधर आहान विकराल को घूरकर देखता है, जो अधमरी सी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। वह कुछ कहने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। आहान विकराल के पास जाकर उसके कॉलर पकड़कर कहा, कैसा बाप है वे तू? बेटी वहां तड़प रही है और तू यहाँ ऐसा कर रहा है। यहाँ खर्राटे मार मार कर सो रहा है। जाकर अपनी सर्वगुण संपन्न बेटी की मदद करना। आहान गुस्से से एक हाथ से विकराल को खड़ा करता है और मिस्टी के पास धकेल देता है। विकराल धड़ाम से नीचे गिर जाता है और मिस्टी के पैर पकड़ लेता है। बेचारे विकराल की हाल भी वही थी, जो इस वक्त मिस्टी की थी। आदित्य मुस्कुराते हुए नीता के पास जाता है और उसके जले हुए पैर को छूते हुए कहता है, आंटी नमस्ते, सत श्री अकाल, पैरी पौना। नीता इस वक्त डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई थी। उसके दोनों पैर पूरी तरह से जल चुके थे और वह गुस्से से आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, आंटी देखिए ना, आपके पति और आपकी बेटी को क्या हो गया? वे दोनों कैसे डांस कर रहे हैं? आप भी उनके ताल के साथ ताल मिलाइए। नीता डरते हुए बोली, बेटा मैं तेरी माँ की उम्र की हूं ना। बेटा मुझे छोड़ दो। पहले से ही मेरे पैर जल चुके हैं। मेरी सजा पूरी हो चुकी है। आदित्य ने छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला, नहीं आंटी, ये उचित नहीं है। आपने मिस्टी के पिता से शादी के समय वादा किया था कि आप उनके सुख दुख में हर कदम पर साथ देंगे। अब उस वादे को निभाने का समय आ गया है। आपको उनके बिजली के झटके में भी साथ देना होगा। आदित्य ने आहान को देखते हुए बोला, भैया, आप अपने छोटे भाई की मदद कीजिए ना। आज इस आंटी के फर्ज पूरे करने का समय आ गया है। हम इनकी मदद करेंगे तो हमें भी थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलेगा। आहान तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, छोटू तू दूसरों के बारे में कितना सोचता है। सो हेल्पिंग नेचर, सो स्वीट। मॉम तुझे ऐसे देखकर प्राउड फील करेंगी। आदित्य अपना कंधा थपथपाते हुए कहा, थैंक्स भाई, आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। आदित्य नीता के दोनों पैर को पकड़ लेता है और आहान नीता के दोनों हाथ को। दोनों भाई मिलकर झूला झूलने की तरह नीता को झुलाते हुए मिस्टी के पास आते हैं और जैसे ही उसे पटकने वाले थे, आदित्य जल्दी से बोला, एक मिनट भाई,
मॉम कहती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दोनों भाई तिरछा मुस्कुराकर बोले, जय गंगा मैया की, और नीता को विकराल के ऊपर पटक देते हैं। अब नीता की हालत भी विकराल और मिस्टी की तरह हो गई थी। आदित्य नीता की बलाए लेते हुए बोला, इसे कहते हैं शादी की साथ वचन निभाना, पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, उसके हर सुख दुख में बिजली के झटके की तरह साथ देना। यू आर द ग्रेट आंटी। दोनों भाई एक दूसरे के कंधे पकड़कर खड़े हो जाते हैं और तिरछा मुस्कुराते हुए उन तीनों को डांस करते हुए देखने लगते हैं। इधर यतीक्ष राहा की उंगलियों के साथ खेल रहा था, लेकिन जब वो खेलना बंद करता है, आदित्य जल्दी से जाकर बोर्ड का स्विच ऑफ कर देता है। मिस्टी मुंह खोले एक गहरी सांस लेती ही है कि यतीक्ष फिर से राहा की उंगलियों के साथ खेलना शुरू कर देता है, जिससे देखकर आदित्य फिर से स्विच ऑन कर देता है और फिर से वही बिजली के झटके का सिलसिला चालू हो जाता है। राहा तो हैरानी से कभी यतीक्ष को देख रही थी तो कभी आदि को। ये कैसा चक्कर था दोनों भाई के बीच में। यतीक्ष राहा की उंगलियों से खेलना बंद करता तो आदि स्विच ऑफ कर देता, और यतीक्ष खेलना शुरू करता तो आदि स्विच ऑन कर देता था। तभी यतीक्ष की नज़र राहा की हथेली पर जाती है, जिससे देखकर यतीक्ष दंग रह जाता है। यतीक्ष आंखें बड़ी बड़ी करके कहता है, ये तुम्हारे हाथों में लकीर क्यों नहीं है? यतीक्ष जल्दी से राहा का दूसरा हाथ पकड़कर देखता है तो राहा के दूसरे हाथों पर भी लकीरें नहीं थीं। यतीक्ष दंग रह जाता है और उसके धड़कने बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसा हाथ देख रहा था जिस पर लकीरें नहीं थीं। यतीक्ष जल्दी से राहा के दोनों हाथ पकड़कर कहता है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है बिना लकीरों के हाथ? यतीक्ष के होश उड़ गए थे। राहा घबराकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेती है और धीरे से बोलती है, हमारे हाथ में लकीरें नहीं हैं। राहा सर झुका लेती है। राहा अपने हाथों को छुपा लिया था। यतीक्ष समझ जाता है कि राहा के कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, जिससे राहा उसे बताना नहीं चाहती। इधर बिजली से मिस्टी और उसके माता पिता का हाल बेहाल हो चुका था। थोड़ी देर बाद यतीक्ष राहा की उंगलियों से खेलना बंद कर देता है, जिससे देखकर आदित्य जल्दी से स्विच ऑफ कर देता है। आदित्य पीछे मुड़कर जैसे ही मिस्टी को देखता है, वह ठहाका मार मार कर हंसने लगता है, और आहान तो हंस हंस कर पागल हो रहा था। इस वक्त मिस्टी एक स्टेचू की तरह बैठी हुई थी। उसके सारे बाल ऊपर सीधे खड़े हो गए थे और चारों तरफ फैले हुए थे, जैसे चुड़ैलों के होते हैं। उसकी आंखों से काजल फैलकर चेहरे पर दाग बन गया था और उसके मुंह से हवा निकलकर आ रही थी। आदित्य ठहाका मारते हुए मिस्टी के पास जाता है और उसके खड़े हुए बालों को छूते हुए कहता है, दीदी, आप ठीक तो है ना? मिस्टी एकटक आगे की तरफ देखते हुए नामे गर्दन हिला देती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका बदन अब भी झंझना रहा हो। आहान जोर जोर से हंसते हुए कहा, ये मीठी मैडम तो जलकर काले अंगूर बन गई। आदित्य मिस्टी का और मजाक उड़ाते हुए मिस्टी के खड़े हुए बाल को छूते हुए कहा, दीदी, ये आपका नया हेयर स्टाइल है क्या? क्या ये मार्केट में ट्रेंड में है? मिस्टी कोई जवाब नहीं देती। आहान हंसते हुए मिस्टी के पास जाता है और उसके काले पड़ चुके चेहरे को देखकर कहता है, बेचारी लड़की तवे में जली हुई चपाती की तरह हो गई। दोनों भाई हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। तभी आदित्य की नज़र मिस्टी की उंगलियों पर जाती है। आदित्य और जोरों से हंसते हुए कहा, भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये 3 पिन का क्या करे? आहान मिस्टी की उंगलियों को देखता है, जो इस वक्त इलेक्ट्रिक शॉक के कारण आधे टेढ़े हो गए थे। आहान पेट पकड़कर हंसने लगता है। आहान हंस हंसकर लोटपोट होते हुए नीता के पास जाता है। नीता की हालत भी इस वक्त मिस्टी के जैसे थे। आहान ने नीता को देखते हुए कहा, अरे आंटी, जाकर देखिए ना आपकी मीठी मटन कैसे जलकर भिंडी करारी हो गई है। आहान विकराल की तरफ देखता है। विकराल के बाल इस वक्त ऊपर खड़े खड़े हो गए थे और उसके सर से धुआं निकल रहा था। आहान ने विकराल के बाल को छूते हुए कहा, अंकल, आपके हेयर स्टाइल तो कोहली से मैच कर रहे हैं, लेकिन इस हेयर स्टाइल में कोहली गॉडली चार्म लगते हैं
और आप जैक फ्रूट लग रहे हैं। आहान और आदित्य जमकर उन तीनों का मजाक उड़ा रहे थे और इधर राहा डर से सर झुकाकर यतीक्ष की गोद में बैठी थी। यतीक्ष राहा की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और मिस्टी की तरफ कर देता है। आहान ने हंसते हुए कहा, भाभी आप अपनी बहन की नए लुक्स की नजर नहीं उतारेंगे। आदित्य मिस्टी को देखते हुए कहा, भाई नजर उतारने की जरूरत नहीं है, इसके नजर तो पहले से उतर चुके हैं। बॉडी पर काला टीका लगाने की और जगह कहाँ बची है, क्योंकि मिस्टी सर से पैर तक काली पड़ चुकी थी। मिस्टी को देखकर तो एक पल के लिए राहा की भी हंसी छूट जाती है, लेकिन वह बस सर झुकाकर हंस देती है। आदित्य बोला, भाभी इंडिया में मुस्कुराने के टैक्स नहीं लगते। राहा की स्माइल और बड़ी हो जाती है। आदित्य मिस्टी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ क्रॉस करके कहता है, तो बालिके आपको आज क्या नया सीखने को मिला? मिस्टी ने आगे की तरफ देखते हुए बस इतना बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बीज बोएगा वही फल पाएगा। मिस्टी के बोलते वक्त उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। आदित्य ने उस धुएं को साफ करते हुए कहा, दीदी आपको एसिडिटी हो गई है। मिस्टी बोली, ये इलेक्ट्रिसिटी। तभी आहान की नजर ईवान पर जाती है। ईवान इस वक्त फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और उसके सिर पर बंदूक तनी हुई थी। वह अपनी जलती हुई आंखों से यतीक्ष को देख रहा था। आहान गुस्से से मुट्ठी भींचकर ईवान के पास जाता है और उसके जबड़े पकड़कर कहता है, नजरें नीचे। मेरे भाई को कोई आंखें दिखाता है तो मैं उसकी आंखें निकाल देता हूँ। आहान फिर ईवान के सर को जबरदस्ती नीचे की तरफ दबाते हुए कहता है, मेरे भाई के सामने नजर और सिर हमेशा जमीन की तरफ होना चाहिए। ईवान गुस्से से एक पंच आहान को मारता है, लेकिन वह पंच आहान के मुंह पर लगता उससे पहले ही आहान साइड हो जाता है, जिससे ईवान का हाथ सिर्फ हवा में ही रह जाता है। आहान ईवान की तरफ आंख मारकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, नाइस ट्राई डार्लिंग, बट एलस इट फेल्ड। ईवान गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। आहान यतीक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, भाई इसका क्या करना है, इसे बेसमेंट में फेंक देते हैं। यतीक्ष दर्द भरी आवाज में कहता है, इसकी मौत मेरी प्रिंसेस के हाथों होगी। ईवान गुस्से से यतीक्ष की तरफ देखकर कहा, खुद को किसी महल का महाराजा समझता है। ये मेरी औरत है, मैंने इसे खरीदा है, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? आहान गुस्से से ईवान के बालों को मुट्ठी में भरकर दांत पीसते हुए कहा, आजा, तेरे बाप का माल है ना, छूकर तो दिखा, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में थमा दूंगा। आहान गुस्से से ईवान को यतीक्ष की तरफ धकेल देता है, जिससे ईवान सीधा जाकर यतीक्ष के पैरों पर गिरता है। ईवान को अपने करीब देखकर राहा कांपती हुई यतीक्ष की बाहों में सिकुड़ जाती है और जोर से यतीक्ष को पकड़ लेती है, जिससे देखकर यतीक्ष गुस्से से ईवान के चेहरे को अपने पैरों से ऊपर करते हुए सर्द आवाज में कहता है, तेरी मौत मेरी प्रिंसेस के हाथों लिखी है, वैसे भी मेरी प्रिंसेस के हाथों से मरना, इससे हसीन मौत क्या हो सकती है। यतीक्ष राहा को देखते हुए कहता है, प्रिंसेस तुम्हें गन चलाना आता है। राहा डरते हुए ना में गर्दन हिला देती है। यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल राइट, लेट मी टीच यू हाउ टू शूट अ गन। थोड़ी देर बाद ईवान राहा और यतीक्ष से थोड़ा दूर घुटनों पर बैठा था। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और वह डरते हुए यतीक्ष की तरफ देख रहा था। यतीक्ष राक्षस की तरह हंसते हुए कहा, उफ, मेरे लिए इन आंखों में खौफ देखकर बता नहीं सकता मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। यतीक्ष फिर राहा की तरफ देखकर कहा, लुक, रूल इज सिंपल, मेरी प्रिंसेस को गन चलाना नहीं आता। फिर बगल में रखी हुई अपनी गन निकालकर कहा, और इस गन में 6 गोलियां है, मेरी प्रिंसेस तुझे निशाना बनाएगी। अगर निशाना चूक गया तो समझ ले तेरी मौत भी चूक गई, वरना तेरे अपॉइंटमेंट तेरे पर दादा के पापा के दादी के साथ फिक्स है। ईवान सिलाइव गटक रहा था। इधर राहा आंखें फाड़े यतीक्ष को देख रही थी। यतीक्ष राहा के हाथ में गन थमा देता है, जिससे राहा जल्दी से गन को दूर फेंकते हुए चिल्लाते हुए बोली, हमें गन चलाना नहीं आता, हमें तो पकड़ना भी नहीं आता।
यतीक्ष एविल स्माइल करते हुए गन उठाता है और कहता है, नोट ए बिग डील प्रिंसेस। ये रही गन और इस पर हुआ बुलेट लोड। ये है ट्रिगर। तुझे बस ट्रिगर ऐसे दबाना है। यतीक्ष ट्रिगर दबाते ही गोली सीधा ईवान के बाजू पर लगती है, जिससे ईवान की चीखें गूंज उठती है। यतीक्ष राहा को बंदूक देते हुए कहता है, इट्स सिंपल प्रिंसेस, यू कैन ट्राई इट। राहा रोते हुए कहती है, हमें नहीं चलाना बंदूक। हम किसी को कैसे मार सकते हैं। यतीक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है। वह राहा के गले को पीछे से पकड़कर कहता है, मैंने तुझसे तेरी रजा नहीं मांगी। मैंने तुझे आर्डर दिया है, एंड यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर्स। राहा रोते हुए यतीक्ष को देखती है और कांपते हुए दोनों हाथों से गन उठाती है और ईवान की तरफ पॉइंट कर देती है। यतीक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहता है, शूट हिम। राहा जोर से आंखें बंद करके सर झुका लेती है और कांपते हुए शूट कर देती है, लेकिन ये क्या उसका पहला वार चूक जाता है। ईवान और राहा दोनों चैन की सांस लेते हैं। यतीक्ष राहा के कान में कहता है, अरे प्रिंसेस, डोंट डिसपॉइंट। तेरे पास और 4 ऑप्शन हैं। राहा हैरानी से यतीक्ष को देखती है। यतीक्ष फिर कहता है, अगर इन 4 में से एक भी गोली उस पर नहीं लगी तो ये गोली सैयद तेरी वंशी आंटी पर लग सकती है। राहा रोते हुए ईवान पर कंसंट्रेशन के साथ गन पॉइंट करती है, लेकिन इस बार भी निशाना चूक जाता है। राहा रोते हुए बोलती है, हमसे नहीं होगा ये सब। यतीक्ष कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें तुम्हारी वंशी आंटी जीती जागती अच्छी नहीं लग रही है क्या? क्यों उसे कफन पर लेटना चाहती है? इस बार राहा फोकस के साथ ईवान की तरफ गोली चलाती है, लेकिन गोली ईवान के नजदीक से गुजर जाती है। यतीक्ष सर्द आवाज में कहता है, ओ अब मुझे समझ में आ गया। तू ईवान को बचाना चाहती है, राइट? आफ्टर ऑल ही इज योर बेड पार्टनर। राहा जोर से आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आते हैं। अब बंदूक पर सिर्फ 2 गोलियां बची थी। राहा एक गहरी सांस लेती है और फिर से ईवान पर गोली तान देती है। आहान आदित्य को देखकर कहता है, छोटू तू उधर से खिसक ले, वरना भाभी की गोली जिस जिस एंगल से जा रही हैं, वो इस ईवान पर न लगकर तेरी खोपड़ी न उड़ा दे। आदित्य जल्दी से वहां से दूर जाते हुए कहा, इतना डर तो भाई के गोली चलाते वक्त नहीं लगता जितना भाभी की गोली से डर लग रहा है। इधर अब तक राहा के इस निशाने भी चूक गए थे। यतीक्ष गुस्से से कहा, नाउ आई एम डैम श्योर, तू ईवान को मारना ही नहीं चाहती। राहा सिसकते हुए बंदूक को देखती है, जिस पर अब सिर्फ एक गोली बची थी। राहा का मन कर रहा था कि वो इस गोली से खुद की जान ले ले। यतीक्ष ने खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये आखिरी गोली भी चूक गई तो तेरी वंशी आंटी की जान चली जाएगी। राहा इस बार गन तो पॉइंट कर लेती है, लेकिन शूट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि 4 बार उसका निशाना चूक चुका था। वह इस बार वंशी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। राहा एक गहरी सांस लेते हुए यतीक्ष का हाथ पकड़ती है और अपने हाथों के ऊपर रखकर ईवान की तरफ गन पॉइंट करती है। राहा धीरे से बोली, इस बार नहीं चूकेंगे। यतीक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आखिर वो कब से यही तो चाह रहा था। ईवान हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, ये चीटिंग है। यतीक्ष टेढ़ा मुस्कुराते हुए आंख मारते हुए कहता है, स्वीटी डार्लिंग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और गोली जाकर सीधा ईवान के माथे के बीचों बीच लगती है। ईवान धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इधर राहा डरते हुए यतीक्ष से लिपट जाती है और उसके गर्दन को टाइट से होल्ड करके अपना चेहरा छुपा लेती है।